माई लवर इज अ गैंगस्टर एपिसोड 8। छाया हंसते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए आंटी, आग्नेय बिल्कुल ठीक है और भाभी अपने घर है, वो अभी नहीं आने वाली, आपको तो पता है ना। मीरा जी ने सिर हिला दिया। रोज कभी मैंने किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने मुझे ऐसा बनाया ही नहीं। चारों तरफ तालियां गूंजने लगी। वहां पर बहुत से मरीज बैठे थे। कोई व्हील चेयर पर था, कोई कैंसर का था, कोई किसी और चीज का। उन सबके बीच एक लड़की बैठी थी, वो थी धनुषी, जिसके चेहरे पर उदासी थी और आंखों में खालीपन। एक लड़की जिसके सर पर बाल नहीं थे, वो आई और बोली, धनुषी जब से तू आई है ना, हम सबको जैसे एक नई उम्मीद मिल गई है। हम सब तो जीना ही भूल गए थे, लेकिन तुमने हमें जीना सिखाया। धनुषी खड़ी हुई और बोली, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम लोग हो जो अपने आखिरी वक्त को खुलकर जीना चाहते हो, मैंने तो बस आपको तरीका बताया है। धनुषी ने टाइम देखा और बोली, मेरे जाने का वक्त हो गया है। धनुषी सबसे मिलकर वहां से चली गई। धनुषी की कैब एक बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। धनुषी कैब से उतरी और अपना सिर पकड़ लिया। उसका सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा था, इतनी जोर से कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धनुषी वहीं बैठ गई और अपने बैग से अपनी दवाइयां ढूंढने लगी। वो पसीने में भी गई थी। उसने दवाई निकालकर खा ली। कुछ देर बाद वह उठी और धीरे धीरे ऊपर चली गई। वो यहाँ आनंद के अपार्टमेंट में रहती हैं। धनुषी अंदर गई और बेड पर जाकर सो गई। उसे आग्नेय की याद आने लगी। आग्नेय की याद से बचने के लिए वो पूरा दिन कुछ ना कुछ करती रहती, जबकि डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। धनुषी बेड पर बैठ गई। उसके वॉलपेपर पर आग्नेय की तस्वीर लगी थी। वो धीरे से बोली, आई मिस यू एंड आई एम सॉरी तुम्हें हर्ट करने के लिए। मैं सच कह रही हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, ये करना बहुत जरूरी था। वही इंडिया में रात के 2:30 बजे आग्नेय की आंख खुली। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसके मुंह से उठते ही धीरे से निकला, धनुषी। आग्नेय की बस कुछ देर पहले ही बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी, लेकिन अब वो उठ गया। वो खड़ा हुआ और बालकनी में चला गया। उसने सिगरेट जला रखी थी। वो सिगरेट पीते हुए चांद को देख रहा था। धनुषी ने फोन रखा और टाइम देखा, 12 बजे हुए थे। उसे नींद नहीं आती थी, इसलिए वह नींद की गोली लेकर सो गई। सुबह धनुषी की आंख जल्दी खुल गई, इसलिए वह नहाकर वहां से चली गई। आग्नेय स्टडी रूम में एक फाइल ढूंढ रहा था। उसकी हेल्प रक्षित भी कर रहा था। रक्षित बोला, तूने कहाँ रख दी, वो फाइल कितनी इंपॉर्टेंट थी? आग्नेय बोला, मैं रूम में देखकर आता हूं, तो यहाँ देख। आग्नेय अपने रूम जाकर सेल्फ में फाइल ढूंढने लगा, लेकिन उसे यहाँ भी वो फाइल नहीं मिल रही थी। आग्नेय ने गुस्से में सेल्फ की सारी फाइल नीचे फेंक दी। तभी उसकी नजर धनुषी की रिपोर्ट पर जाकर अटक गई। वो उसे उठाते हुए बोला, ये क्या है और मेरी फाइल के बीच क्या कर रही है? आग्नेय उसे उठाकर पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके हाथ पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। फाइल पूरी पढ़ते ही उसके पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं नीचे गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगा। उसके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो लड़खड़ाते हुए बोलने की कोशिश कर रहा था। ध ध न। रक्षित अंदर आते हुए बोला, आग्नेय तुझे फाइल। बोलते हुए उसकी नजर आग्नेय पर गई। वह भागकर उसके पास गया और बोला, आग्नेय क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? आग्नेय ने रक्षित को देखा और उसके लगकर रोने लगा। रक्षित को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आग्नेय बोला, तू सही था और मैं गलत। वो जानबूझकर गई है, उसने जो भी किया सब जानबूझकर किया। रक्षित उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तू क्या बोले जा रहा है? आग्नेय उससे अलग हुआ और वो रिपोर्ट देते हुए बोला, उसे कैंसर है, ब्रेन कैंसर, वो भी लास्ट स्टेज पर। उसके पास 1 महीना यानी अब सिर्फ 18 दिन बचे। रक्षित ने जैसे ही वो रिपोर्ट पढ़ी, उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोला, वो हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती है? आग्नेय, रक्षित, मीरा जी की आवाज सुनकर उन्होंने डोर पर देखा। वो अंदर आई और दोनों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुम दोनों कमजोर पड़ गए तो उसे कौन संभालेगा? वो दोनों मीरा जी के गले लग गए। मीरा जी बोली, जाओ उसे वापस ले आओ। आग्नेय बोला, लेकिन माँ कैसे और किस हक से? रक्षित और मीरा जी दोनों को ही आग्नेय की बात समझ नहीं आई। वो आगे बोला, बुआ ने जिससे शादी की थी वो संजय बिंद्रा है और उनकी बेटी धनुषी। ऐसे तो वो मेरी बहन हुई। मीरा जी सिर हिलाते हुए बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, धनुषी उसकी बेटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आरोही कभी मां बन ही नहीं सकती थी, तो धनुषी उसकी बेटी कैसे हुई? आग्नेय के सामने एक जवाब के साथ और कई सवाल आ गए थे। मतलब अगर ऐसा है तो धनुषी है कौन? मीरा जी खड़ी हुई और बोली, मुझे मेरी बेटी चाहिए, पता नहीं वो अकेली किस हाल में होगी। आग्नेय खड़ा हुआ और वहां से निकल गया। उसके पीछे रक्षित भी चला गया। आग्नेय ने फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोला, मुझे 5 मिनट के अंदर जानना है कि मेरी स्वीट हार्ट कहाँ है।
1 घंटे बाद वो दोनों एयरपोर्ट थे। वो दोनों अपनी प्राइवेट प्लेन में बैठे और वहां से निकल गए। धनुषी फिर से अपार्टमेंट के लिए निकल गई। वो जैसे ही बिल्डिंग के सामने पहुंची तो एक लड़का उसे गुलाब देते हुए बोला, धनुषी तुम मुझे हर बार रिजेक्ट क्यों कर देती हो? धनुषी हंसते हुए बोली, मुझे पता है तुम ये सब मेरा मूड ठीक करने के लिए करते हो, लेकिन तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं। जाकर अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम आने वाले हैं ना। सामने खड़ा 15 साल का लड़का अपने घर जाते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं दूसरी पटा लूंगा। धनुषी मुस्कुराते हुए अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। उसने डोर ओपन किया और अंदर चली गई। उसके अंदर जाते ही एक हाथ उसकी कमर पर आया और उसे दीवार से लगाकर उसके होठों पर होंठ रख दिए। धनुषी इस टच को पहचानती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, आग्नेय की आंखों से भी बह रहे थे। कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आग्नेय अपना माथा धनुषी के माथे से लगाकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाए? धनुषी ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे मरने के बाद टूट जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर वहां से यहां आ गई, सबसे दूर। आग्नेय ने लाइट्स ऑन की और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। धनुषी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसके बाल भी कम हो गए थे। उसके होंठ सूखे हुए थे। आग्नेय कुछ बोलता उससे पहले ही डोर बेल बजी। आग्नेय ने डोर ओपन किया तो सामने रक्षित खड़ा था। उसके हाथ में कुछ बैग थे जिनमें खाना था। वो अंदर आया। उसने जैसे ही धनुषी को देखा उसने सारा खाना आग्नेय को पकड़ा दिया और खुद धनुषी के गले लग गया। आग्नेय को दोनों को देखकर मुंह बन गया। रक्षित बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। धनुषी बोली, मैंने भी आपको बहुत मिस किया भाई, और आपका दिल दुखाने के लिए सॉरी। रक्षित उसे हॉल में ले जाते हुए बोला, सॉरी तो तुझे बोलना है, लेकिन इसलिए नहीं हमसे इतनी बड़ी बात छुपाने के लिए। आग्नेय किचन में चला गया। उसने खाना निकाला और डाइनिंग टेबल पर लगाने लगा। धनुषी और रक्षित बैठे बातें कर रहे थे। तीनों के फेस पर कितने दिनों बाद स्माइल थी। आग्नेय बोला, आकर खाना खा लो। खाने का नाम सुनते ही धनुषी का मुंह बन गया। वो बोली, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। आग्नेय ने उसे उठाया और डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए बोला, कोई बहाना नहीं, चुपचाप खाना खाओ। आग्नेय उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। रक्षित खाना खाकर रूम में चला गया। आग्नेय भी धनुषी को लेकर रूम में आ गया। धनुषी अपना सिर झुकाए खड़ी थी। आग्नेय उसके करीब जाने लगा। धनुषी अपने कदम पीछे लेने लगी। आग्नेय बोला, क्या हुआ? धनुषी अपना मुंह फेरते हुए बोली, ये सही नहीं है, अब हम दोनों कजन हैं। आग्नेय ने उसे पीछे से पकड़ा और बोला, नहीं, हम दोनों कजन नहीं हैं, क्योंकि मेरी बुआ कभी मां नहीं बन सकती थी। धनुषी के चेहरे पर खुशी और दुख दोनों थे। खुशी इस बात की वो कजन नहीं थे, और दुख इस बात का कि अगर वो इसकी मां नहीं है तो कौन है? धनुषी आग्नेय की तरफ पलटी और बोली, आई एम सॉरी, हमने आपका दिल दुखाया। आग्नेय ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारी दवाई और पानी लेकर आता हूं। आग्नेय बाहर चला गया। धनुषी बेड पर बैठने लगी। तभी उसके सिर के ऊपर से एक बुलेट निकली, जिसकी आवाज सुनकर आग्नेय और रक्षित दोनों भागते हुए वहां आए। धनुषी डरी हुई बैठी थी। आग्नेय ने धनुषी को अपनी तरफ खींच लिया। वहां हर तरफ से गोलियां चलने लगी। आग्नेय और रक्षित ने अपनी गन निकाली और वो भी फायरिंग करने लगे। कुछ ही देर में वहां सब शांत हो गया। रक्षित बोला, हमें यहां से निकलना होगा। वो तीनों वहां से निकल गए। वो एयरपोर्ट पर गए और वहां से इंडिया के लिए निकल गए। आग्नेय रक्षित से बोला, पता करो ये सब किसने किया। रक्षित ने किसी को मैसेज कर दिया। 7 घंटों बाद वो इंडिया में थे। धनुषी आग्नेय की गोद में थी क्योंकि वो सो रही थी। वो कार में बैठकर वहां से घर के लिए निकल गए। मीरा जी हॉल में बैठी थी। उनकी नजर दरवाजे पर ही थी। शिवी नीचे आते हुए बोली, माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसके पीछे छाया आती हुई बोली, मैं भी ऑफिस जा रही हूँ। पता नहीं यह आग्नेय कहाँ गया है, कल कंपनी ही नहीं आया, ना उसका फोन लग रहा है और भाई का भी नहीं लग रहा। तभी बाहर बहुत सारी कार आकर रुकी। आग्नेय धनुषी को गोद में लेकर ही अंदर आया। मीरा जी उसे देखकर खुश हो गई। शिवी हैरान और खुश दोनों थी। वहीं छाया सदमे में खड़ी थी। वो बस आग्नेय और धनुषी को देख रही थी। आग्नेय सीधा अपने रूम में गया और धनुषी को बेड पर सुला दिया। आग्नेय ने फोन लिया और एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओह मुझे आग्नेय आर्यन ने कॉल किया, मुझे आज पार्टी देनी चाहिए। आग्नेय सीधा बोला, मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है। तुम मेरे घर आ रहे हो? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? आग्नेय ने अपनी आंखें बंद की और बोला, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरी तरफ से हंसने की आवाज आने लगी। आग्नेय जोर से बोला, सट अप, और अपना फोन काट दिया। शिवी आग्नेय के रूम में आए और आग्नेय के गले लगते हुए बोली, थैंक्स भाई भाभी को वापस लाने के लिए, मैंने उन्हें बहुत मिस किया। आग्नेय ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला,
अब तुम कॉलेज जाओ। शिवी वहीं धनुषी के पास बैठ गई और बोली, नहीं, आज मैं यही भाभी के पास रहूंगी पूरे दिन, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही। आग्नेय ने ओके कहा और रूम से बाहर चला गया। बाहर आते ही वो छाया से टकरा गया। छाया आग्नेय से बोली, आग्नेय, धनुषी यहाँ, तुम तो उससे नफरत करते थे ना, तो फिर उसे यहाँ क्यों लेकर आए? आग्नेय की आंखें गहरी हो गई। वो बोला, वो मेरी बीवी है तो वो यहाँ होगी, और तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो? क्या तुम खुश नहीं हो? छाया जल्दी से बोली, नहीं मैं खुश हूं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वो तुम तब से गुस्से में, तुमने उसे थप्पड़ भी मारा, घर से भी बाहर निकाला, और अब उसे घर लाना समझ नहीं आया। रक्षित वहां आते हुए बोला, ये इनके बीच का मैटर है तो तुम इससे दूर रहो। छाया वहां से चली गई। आग्नेय और रक्षित उसे जाते हुए देखने लगे। कुछ देर में विला में एक कार आकर रुकी। उसमें से आनंद निकला और पूरे एटीट्यूड से चलते हुए अंदर जाने लगा। उसने मीरा जी के पांव छुए। मीरा जी ने उसे पहचान नहीं। आनंद बोला, मैं आनंद कपूर। मीरा जी उसे अपने पास बैठाते हुए बोली, तुम तो कितने बड़े हो गए हो, आखिरी बार तुम्हें आग्नेय की बर्थडे पार्टी में देखा था। आनंद बोला, आप भी बहुत खूबसूरत हो गई है, मेरा बस चले तो आपसे शादी कर लूं। मीरा जी हंसने लगी। आग्नेय ऊपर से बोला, अब अगर तुम्हारा फ्लर्ट खत्म हो गया हो तो ऊपर आ जाओ। आनंद और आग्नेय एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे। रक्षित बोला, पता नहीं इनके बीच का मेंटर कब शॉर्ट आउट होगा। आनंद ऊपर चला गया। वो तीनों स्टडी रूम में बैठे थे। आग्नेय चुपचाप बैठा था। आनंद बोला, अगर तुझे मुझे ही घूरना था तो पहले बोल देता, मैं अच्छे से तैयार होकर आता ताकि मैं तुझे पसंद आ सकूं। आग्नेय झेप गया। वहीं रक्षित मुंह दबाकर हंसने लगा। आग्नेय बोला, तूने मेरी बेबी डॉल को रूस क्यों भेजा? मुझसे बदला लेने के लिए? आनंद हल्के गुस्से में बोला, पहली बात तो तुझसे बदला लेने के लिए मुझे उसे बीच में लाने की जरूरत नहीं, और रही बात उसे रूस भेजने की, तो तेरी बेबी डॉल मेरी दोस्त है, और तू इतना क्यों भड़क रहा है? तू ले आया ना उसे। आनंद वहां से उठकर जाने लगा। आग्नेय बोला, आई नीड योर हेल्प। आनंद हैरानी से पीछे पलटा और बोला, एक बार और बोली, तुझे मेरी हेल्प चाहिए? आग्नेय उसे बुरी तरह घूरने लगा। आनंद बोला, बोलना एक बार और। आग्नेय बोला, आनंद, धनुषी को ब्रेन कैंसर है और उसका इलाज सिर्फ तू ही कर सकता है। आनंद, जिसके फेस पर अब तक एक स्माइल थी, वो गायब हो गई। आग्नेय उसे बुरी तरह घूरने लगा। आनंद बोला, बोलना एक बार और। आग्नेय बोला, आनंद, धनुषी को ब्रेन कैंसर है और उसका इलाज सिर्फ तू ही कर सकता है। आनंद, जिसके फेस पर अब तक एक स्माइल थी, वो गायब हो गई। वो हैरानी से बोला, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आनंद दुनिया सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक था। आज तक उसने जिन भी लोगों को इलाज किया वो सब बच गए। आनंद खड़ा हुआ और बोला, धनुषी कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। रक्षित उसे बैठाते हुए बोला, वो अभी सो रही, जब वो उठे तो मिल लेना। आग्नेय ने उसके आगे धनुषी की रिपोर्ट बढ़ा दी। आनंद उसे पढ़ने लगा। वो बोला, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सर्जरी तो कर दूंगा लेकिन उसे इसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो जरूर होगा, जैसे आंखों की रोशनी जाना, मेमोरी लॉस या कुछ और भी हो सकता है। आग्नेय बोला, मुझे वो बिल्कुल ठीक चाहिए और मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो तीनों धनुषी की सर्जरी के बारे बातें करने लगे। धनुषी उठी। उसने अपने पास बैठी शिवी को देखा और डर गई, क्योंकि शिवी उसे आंखें फाड़े देख रही थी। धनुषी बैठते हुए बोली, तुमने डरा दिया मुझे। शिवी ने धनुषी को कसकर गले लगा लिया और बोली, मैंने आपको बहुत मिस किया भाभी। धनुषी की आंखें बाहर आने को तैयार हो गई, क्योंकि शिवी ने उसे कसकर पकड़ रखा और ऊपर से वो पहले से बीमार थी। धनुषी धीरे से बोली, अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहती तो छोड़ सकती हो। शिवी ने जल्दी से धनुषी को छोड़ दिया। धनुषी ने राहत की सांस ली। शिवी बाहर भागती हुई गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, भाभी उठ गई है। मीरा जी ऊपर आ गई। स्टडी रूम में भी शिवी की आवाज पहुंच गई थी। वह तीनों उठे और बाहर आ गए। शिवी की नजर जैसे ही आनंद पर गई, वो चुप हो गई। आनंद ने उसे देखा और आग्नेय के रूम की तरफ चला गया। धनुषी बैठी पानी पी रही थी। उन सब लोगों को एक साथ रूम में देखकर वो खांसने लगी। वो सब एक साथ धनुषी की तरफ दौड़े। आनंद ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और आग्नेय उसकी पीठ थपथपाने लगा। आनंद उसे घूरते हुए बोला, तुमने मुझसे बात छुपाई? मैं क्या तुम्हें पागल दिखता हूं जिसने 2 बार बिना कुछ सोचे समझे हेल्प कर दी? धनुषी सबको देखने लगी। सबके सब उसे ही देख रहे थे। धनुषी जबरदस्ती हंसते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे आराम की जरूरत है। उसी वक्त इशिका भी वहां आ गई, क्योंकि शिवी ने धनुषी के आते ही उसे मैसेज कर दिया था। इशिका धनुषी पर बरसते हुए बोली, धनुषी की बच्ची, मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी। पहले तो तुमने मुझे किसी से भी तेरी बीमारी के बारे में बताने से मना कर दिया और फिर मुझे बिना बताए गायब हो गई।
धनुषी को समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाने के लिए किससे हेल्प मांगे, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। धनुषी ने अपने ऊपर कंबल डाल ली और बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब है और आप सबको तो पता ही होगा कि बीमार इंसान को परेशान नहीं करते। आनंद ने उसके मुंह पर से कंबल खींच ली और बोला, ये बात तुझे कुछ दिनों पहले तो याद नहीं आए। धनुषी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सॉरी ना, तो कितना डांटोगे आप लोग, अब हो गई गलती। आग्नेय, रक्षित, शिवी, आनंद, मीरा जी और इशिका ने उसे देखा और उसे एक साथ हक कर लिया। धनुषी बोली, अरे आराम से। कुछ देर बाद सब एक दूसरे से अलग हुए। धनुषी ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो कब का कर दिया। वो सब धनुषी को परेशान करते हुए हंस रहे थे। वहीं रूम के बाहर खड़ी छाया ये सब देख रही थी। वो उन सबको देखकर वहां से चली गई। शाम को सब नीचे बैठे थे। धनुषी नीचे जा रही थी क्योंकि वो अकेली बैठी बोर हो गई थी। वो नीचे जाने लगी लेकिन उसे बीच में ही छाया मिल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही छाया ने उसके गले पर चाकू रख दिया। धनुषी अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, छाया ये क्या कर रही हो तुम। छाया दांत पिसते हुए बोली, तुझे मारने वाले हैं। तुझे पता है तेरे जाने के बाद सब मुझसे कितना प्यार करने लगे। आग्नेय के पास जाने वाली इकलौती लड़की बची थी मैं, लेकिन तेरे आनते ही सब खराब हो गया। लेकिन तेरे मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी तू कुछ दिनों में मरने ही वाली है। छाया ने धनुषी को धक्का दे दिया जिससे वो दीवार से जा टकराई। छाया धनुषी के पास गई और उसके पेट चाकू मारने लगी। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे छाया की चीख सुनी तो उसने अपनी आंखें खोली। रक्षित ने छाया का हाथ मोड़ दिया था जिससे वो चाकू नीचे गिर गया। छाया रक्षित से बोली, भाई छोड़िए मुझे, मैं इसे जान से मार डालूंगी। इसने मुझसे मेरे आग्नेय को छीन लिया। रक्षित जोर से बोला, चुप, बिल्कुल चुप, और खबरदार जो मुझे अपना भाई बोला तो, क्योंकि ना मैं तुम्हारा भाई हूं और ना ही तुम मेरी बहन, क्योंकि मेरी बहन तुझ जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वो बहुत अच्छी है। अब तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। रक्षित ने उसका हाथ छोड़ दिया। छाया रोते हुए बोली, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी बहन हूं, मैं क्यों नाटक करोगी। रक्षित वहां आते हुए बोला, अच्छा तो फिर ये बताओ कि वो फैमिली फोटो तुम्हारे पास कैसे आए। क्या जलती हुई कार में रखी थी या फिर तुम्हारे लिए प्रकट हो गई। और जो फोटो तुम्हारे फोन के वॉलपेपर है वो तब की है जब छाया सबके साथ थी। तुम्हें क्या हम पागल लगते हैं। तुम पर शक तो हमें पहले दिन ही हो गया था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आए और तुम्हारे यहाँ आते ही शक यकीन में बदल गया। रक्षित बोला, वैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें ट्रेनिंग अच्छी दी थी, लेकिन वो क्या है ना, दिमाग दोनों बाप बेटी में नहीं। और तुम्हारे लिए एक न्यूज है कि तुम्हारा बाप मर चुका है। छाया हैरानी से रक्षित को देखने लगी। उसने चाकू उठाया और धनुषी की तरफ करते हुए बोली, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसे तो मैं मार डालूंगी। आग्नेय ने उसे अपनी तरफ पलटा और उसे एक थप्पड़ मार दिया। छाया अपने गाल पर हाथ रखे हुए बोली, तुमने एक लड़की पर उठाया, तुम ऐसा कर सकते हो। आग्नेय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आई एम अ बैड बॉय, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और जब मैं अपनी बेबी गर्ल को थप्पड़ मार सकता हूँ तो किसी को भी मार सकता हूँ। कुछ गार्ड्स ऊपर आए और उसे अपने साथ ले गए। छाया चिल्लाती रही लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आग्नेय ने उसे गले लगा लिया और नीचे ले गया। धनुषी आग्नेय से बोला, मुझे दूसरे पासवर्ड का पता चल गया है। कुछ देर बाद रक्षित, आग्नेय और धनुषी स्टडी रूम में थे। धनुषी तीसरी फाइल ओपन कर दी। उसमें मौजूद फोटो और वीडियो को देखकर रक्षित और आग्नेय ने एक दूसरे को देखा। धनुषी बोली, आप दोनों जानते हैं इन्हें। रक्षित एक हल्की हंसी के साथ बोला, बहुत अच्छी तरह से। तभी रक्षित का फोन बजा। फोन वरुण जी का था। वरुण जी बोले, बेटा इशिका बेहोश हो गई है। रक्षित जल्दी से निकल गया, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। धनुषी आग्नेय से बोली, तुम्हारे और आनंद के बीच किस बात की दुश्मनी है। आग्नेय बोला, आनंद की एक बहन थी, 10 साल पहले वो नदी में गिर गई। आनंद को लगता है कि उसे मैंने गिराया है, बस इसी बात की दुश्मनी है। धनुषी का फोन बजा। उसके पास भी वरुण जी का कॉल आया था। उसने फोन उठाया और ओके बोलकर रख दिया। धनुषी बोली, इशिका बेहोश हो गई, हमें चलना होगा। आग्नेय उसे लेकर वरुण जी के घर की ओर निकल गया। कुछ देर में वो वहां पहुंच गए। वरुण जी और रक्षित बाहर खड़े थे। डॉक्टर अंदर इशिका का चेकअप कर रहे हैं थे। धनुषी और आग्नेय वहां आए। धनुषी बोली, पता नहीं, उसने एक फोटो देखी और उसे देखकर बेहोश हो गई। रक्षित बोला, क्या आप हमें वो फोटो दिखा सकते हैं। वरुण जी तीनों को अपने रूम में ले गए और सामने लगी बड़ी सी फोटो दिखा दी। उस फोटो में शालिनी जी, वरुण जी, इशिका और एक बच्चा था। धनुषी बोली, क्या ये इशिका का भाई है। वरुण जी बोले, हाँ ये इशिका का बड़ा भाई है। शालिनी ने मरने से पहले दोनों को अपनी दोस्त को सौंप दिया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे इन सबकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी, मैं बाहर था।
जब मैं आया तो मैंने पता करने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ सालों पहले वो मुझे मिली लेकिन वो सब कुछ भूल चुकी थी। लेकिन मेरा बेटा मुझे आज तक नहीं मिला। आग्नेय ने रक्षित को कुछ इशारा किया। रक्षित ने उस फोटो की फोटो खींची और किसी को सेंड कर दी। डॉक्टर वहां आया और बोला, इशिका को होश आ चुका है। वो सब इशिका के रूम में चले गए। इशिका ने सबको देखा और बैठ गई। धनुषी उसके पास गई और उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। इशिका अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोली, तूने मुझे मारा क्यों? धनुषी पीछे होते हुए बोली, मैं तो बस देख रही थी कि तू ठीक है या नहीं। इशिका चिढ़ते हुए बोली, ऐसे कौन देखता है, सब पूछते हैं, मैंने तो तुझे थप्पड़ नहीं मारा। इशिका ने सबको देखा जो हंस रहे थे। वो सबसे बोली, हंसना बंद करो। इशिका खड़ी हुई और वरुण जी के पास जाकर बोली, मुझे सब कुछ याद आ गया है पापा। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वो आगे बोली, भाई जिंदा है, मैंने उन्हें देखा है। वरुण जी की आंखें नम हो गई। इशिका उनके गले लग गई। कुछ देर बाद वो इशिका को लेकर वहां से निकल गए। रक्षित इशिका को रूम में ले गया और आग्नेय धनुषी को। रक्षित और आग्नेय स्टडी में बैठे थे। रक्षित बोला, क्या वो हमारी बातों पर यकीन करेगा? आग्नेय बोला, उसे करना होगा। तभी उन्हें नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। वो दोनों नीचे आए तो वहां मिस्टर एंड मिसेज कपूर आए हुए थे। वह मीरा जी और कैलाश जी से बातें कर रहे थे। आग्नेय को देख मिस्टर कपूर बोले, हमने तुझसे घर आने को कहा था लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। आग्नेय नीचे आते हुए बोला, डोंट वरी अंकल, बहुत जल्द आपके घर आऊंगा, वो भी शान से। मिसेज कपूर बोली, और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, वो भी तुम्हारी पसंद का। आनंद अंदर आते हुए बोला, नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आजकल डाइट पर है। रक्षित आनंद से बोला, तो भूल जाता है कि ये तेरा साला है तो क्यों अपने लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, ये तुझसे अपनी बहन की शादी नहीं होने देगा। आनंद बोला, अगर इसने कुछ भी किया ना बीच में तो इसकी बीवी मेरी दोस्त है, उसे इसके खिलाफ इतना भड़काऊंगा कि 2 दिन तक बाहर सोएगा, और जहां तक मुझे पता है ये 2 दिन तो क्या 2 मिनट भी उसके बिना नहीं रह सकता। तभी शिवी वहां आए। उसने सबको हेलो बोला और आनंद के करीब से गुजरते हुए बोली, लड़ाई खत्म हो गई क्या? आनंद कुछ बोलता उससे पहले ही रक्षित बोला, बहुत जल्द हो जाएगी। शिवी हंसते हुए ऊपर चली गई। रक्षित आनंद को ऊपर ले गया। कुछ देर बाद आग्नेय भी ऊपर चला गया। इशिका ने आनंद को देखा और बोली, हम दोनों कहीं पहले मिले हैं। आनंद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, नहीं मिले। इशिका ने उसे देखा और एक थप्पड़ मार दिया। सब हैरानी से इशिका को देखने लगी। शिवी बोली, आपने इसे क्यों मारा? इशिका ने उसे अपने हाथ से रुकने का इशारा किया और आनंद से बोली, अब बताओ। आग्नेय हंसते हुए बोला, हाँ भाई बताओ बताओ, इशिका तुमसे कुछ पूछ रही है। आनंद ने दोनों को गुस्से से घूरा और बोला, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे मारा और तुम हंस रहे हो। आग्नेय को उसकी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। आनंद वहां से जाने लगा। इशिका पीछे से बोली, ओ बंदर की औलाद, मुझे लगता है तुझे ये नाम बड़ा पसंद है, आखिर कोई भी अपना नाम सुनकर खुश ही होगा। धनुषी बोली, ये तो क्या बोले जा रही है, वो मेरा दोस्त है। इशिका आनंद को घूरते हुए बोली, तेरा दोस्त मेरा भाई है। आनंद आंखें फाड़े इशिका को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। इशिका चिढ़ते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहा है, गर्लफ्रेंड नहीं हूं, तेरी बहन हूं। आनंद इशिका को गले लगाते हुए बोला, इशिका ने उसे धक्का दिया और बोला, पहले मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तू इतने सालों से कहाँ था, तुझे पता है पापा तुझे कब से ढूंढ रहे हैं और आज भी ढूंढ रहे हैं। आनंद हैरानी से बोला, पापा जिंदा है। इशिका उसे बुरी तरह घूरने लगी। आनंद सरेंडर करते हुए बोला, बस अब और थप्पड़ मत मारना, जोड़ी तो इज्जत कर, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। इशिका अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, इज्जत वो भी तेरी, इज्जत तो मैं अपने पति की ना करूं तो तू तो चीज ही क्या है। रक्षित बीच में आया और बोला, तुम दोनों की लड़ाई में मैं कहां से बीच में आ गया? इशिका बोली, अभी तो चलकर आए तुम हम दोनों के बीच में। धनुषी ने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, पहले मुझे कोई बताएगा कि ये रिश्ते कहां से निकलकर आ रहे हैं, सालों पहले किसने रबड़ी और खिचड़ी को मिक्स कर दिया जो अब वो धीरे धीरे अलग हो रही हैं। इशिका धनुषी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे तो लगता है अब तक रबड़ी और खिचड़ी दोनों खराब हो गई होंगी, और रबड़ी को खिचड़ी में कौन मिक्स करता है? हम एक काम करते हैं, रबड़ी और खिचड़ी दोनों नई बना लेते हैं और इस बार उन दोनों को मिक्स नहीं करने देंगे। धनुषी इशिका को घूरते हुए बोली, तू अपना दिमाग बस लड़ाई में चलिया कर, वहीं अच्छा चलता है, बाकी जगह ये खराब हो जाता है। धनुषी इशिका को घूरते हुए बोली, तू अपना दिमाग बस लड़ाई में चलिया कर, वहीं अच्छा चलता है, बाकी जगह ये खराब हो जाता है। इशिका का मुंह बन गया। आनंद इशिका से बोला, मुझे जानना है उस दिन क्या हुआ था।
इशिका जबरदस्ती की स्माइल के साथ बोली, आपके पूज्य डैडी जी मुझे नदी पर घुमाने लेकर गए और मुझे उसमें धक्का दे दिया और जब मैंने उनसे बचाने को कहा तो वो वहां से चले गए। आनंद को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके डैड ने ये सब किया है। रक्षित बोला, यही नहीं, आग्नेय के डैड की मौत में भी उनका हाथ है। आनंद हैरानी से नीचे देखने लगा जहां मिस्टर कपूर हंसते हुए सबसे बात कर रहे थे। आनंद चुपचाप वहां से चला गया। बाकी सब भी अपने रूम में चले गए। रात को धनुषी अपने रूम में सो रही थी। अचानक धीरे धीरे कोई अंदर आया, उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी अंदर आए। सबसे आगे खड़े इंसान ने धनुषी कान के पास जोर से कुछ फोड़ दिया, जिससे धनुषी डरते हुए उठ गई। उसने जैसे ही अपने सामने इतनी सारी परछाइयां देखी, उसने कंबल उठाकर उन पर डाल दी और बूथ बूथ चिल्लाने लगी। धनुषी पूरे रूम में चिल्लाते हुए भाग रही थी। उसने पिलो उठाए और उन सबको में मारने लगी। रक्षित बोला, कोई जाकर लाइट ऑन करो, कहीं ये पिलो की जगह कुछ और सिर पर ना मार दे। शिवी ने जल्दी से लाइट ऑन की। धनुषी तो अभी भी चिल्लाते हुए भाग रही थी। उसने जैसे ही आग्नेय को अंदर आते हुए देखा, उस पर कूद गई। आग्नेय सबको घूरते हुए बोला, तुम सब इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो? रक्षित बोला, क्या कर रहे हो का क्या मतलब है, मैं अपनी बहन को बर्थडे विश करने आया हूं। धनुषी आग्नेय की गोद से उतरी और बोली, आज मेरा बर्थडे है तो मुझे क्यों नहीं पता? आग्नेय बोला, तुम सब इतनी रात को इसे डराने आए हो या बर्थडे विश करने? वो तो तुम सुबह भी कर सकते थे ना। रक्षित ने आग्नेय को इग्नोर किया और धनुषी का हाथ पकड़कर सबके बीच लाते हुए बोला, तू आकर केक काट, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दे। आग्नेय बुरी तरह चिढ़ गया, वह भी उनके साथ आकर खड़ा हो गया। धनुषी ने केक काटा और सबको खिला दिया। धनुषी के होठों से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद सब चले गए। आग्नेय धनुषी को हग करते हुए बोला, इतनी स्माइल। धनुषी बोली, आज मेरा पहला और आखिरी बर्थडे इतना स्पेशल होने वाला है। आग्नेय ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए और बोला, आज के बाद तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहोगी। आग्नेय ने उसे एक बैग दिया। धनुषी बोली, क्या है इसमें? आग्नेय उसके कान में धीरे से बोला, इसे कल रात ओपन करना। धनुषी ने वो बैग रखा और वो दोनों सोने चले गए। सुबह जब धनुषी नीचे आए तो घर को सजाया जा रहा था। आग्नेय बोला, तुम बाहर क्या कर रही हो? अंदर जाकर आराम करो, मैं और रक्षित किसी जरूरी काम को पूरा करके आनते हैं। धनुषी ने मुंह बनाया और मीरा जी के पास बैठकर बातें करने लगी। इशिका और शिवी भी वहीं आकर बैठ गई। आग्नेय की कार कपूर विला के सामने आकर रुकी। उसके उतरते ही उसके सारे गार्ड्स ने वहां खड़े गार्ड्स को मार डाला। गोलियों की आवाज सुनकर मिस्टर एंड मिसेज कपूर बाहर आए। आग्नेय अपना चश्मा उतारते हुए बोला, हेलो अंकल, मैंने कहा था ना जब भी आऊंगा धमाके के साथ आऊंगा, तो आ गया। मिस कपूर गुस्से से बोले, ये क्या बदतमीजी है आग्नेय, क्यों कर रहे हो ये सब? आग्नेय घर के अंदर जाते हुए बोला, अंदर चलकर बात करें। आग्नेय जाकर एक काउच पर बैठ गया। मिसेज कपूर बोली, बेटा ये सब क्या है? आग्नेय बोला, ये बात आप अपने पति से पूछिए, इन्होंने सालों पहले जो भी किया था वो मुझे पता चल चुका है। मिस्टर कपूर डर भरी नजरों से उसे देखने लगे। मिसेज कपूर मिस्टर कपूर से बोली, क्या किया था आपने? मिस्टर कपूर बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। मुझे लगता है इसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। रक्षित बोला, आपने अर्नव अंकल को मारा, यही नहीं आपने इशी को भी नदी में धक्का दिया और उसका इल्जाम आग्नेय पर लगा दिया। क्या इन सब सवालों के जवाब है तुम्हारे पास? मिसेज कपूर ने मिस्टर कपूर को थप्पड़ मारा और बोली, वो मेरे दोस्त की बेटी थी, ये जानते हुए भी तुमने उसे मार डाला और आज तक मैं समझती रही कि वो खेलते हुए गिर गई और मर गई। मिस्टर कपूर वहां से भागने लगे। आग्नेय ने उनके पैर पर गोली मार दी जिससे वो वहीं गिर गए। उनकी नजर आनंद पर गई जो कुछ दूरी पर खड़ा था। मिस्टर कपूर बोले, बेटा बचा ले मुझे, सालों पहले इसने तेरी बहन को मार डाला और अब मुझे मार रहा है। मैं मानता हूं कि मैं तेरा बड़ा बाप नहीं हूं, लेकिन मैंने तुझसे बहुत प्यार किया है। आनंद उनके पास आया और बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे जवाब चाहिए। मिस्टर कपूर ने उसे देखा और समझा गए कि उसे सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो बिना डरे बोले, हाँ मैंने ही उसे मारा, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा बोलती थी और दूसरी मुझे तुम दोनों को दुश्मन बनाना था, ताकि अगर आगे चलकर इसे मेरी सच्चाई का पता भी चल जाए तो तू मेरी ढाल बनकर खड़ा हो सके, लेकिन तू तो किसी काम का नहीं निकला। आग्नेय ने उसके दूसरे पैर पर भी गोली चला दी और बोला, मुझे पता है तू भी बाकियों की तरह उस आखिरी शख्स का नाम नहीं बताएगा, इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। मिस्टर कपूर बोले, तूने अब तक जिन्हें पकड़ा और मारा वो सब मोहरे थे, असली मास्टरमाइंड तो अभी बाकी है, और अगर तुझे उसके बारे में पता भी चल गया ना तो भी तुम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि वो सबसे एक कदम आगे चलता है।
मिस्टर कपूर आगे कुछ बोलते उससे पहले ही दूर से आकर उन्हें एक गोली लगी और वो वहीं मर गए। कुछ देर बाद वो सब वहां से निकल गए। विला को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। रक्षित और आग्नेय अंदर आते हुए बात कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही सामने देखा उनका मुंह अजीब सा हो गया, क्योंकि तीनों लड़कियां नीचे बैठी रंगोली बनाने की कोशिश कर रही थी। आग्नेय अंदर आया और बोला, क्या हो रहा है यहाँ? शिवी बोली, भाई हम रंगोली बना रहे हैं। रक्षित हंसते हुए बोला, ना दीपावली है ना होली, तो तुम तीनों ये महान काम क्यों कर रही हो? धनुषी बोली, भाई आज मेरा बर्थडे है तो रंगोली तो बननी चाहिए ना, देखो हमने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है। आग्नेय और रक्षित ने जैसे ही रंगोली देखी वो पहले तो उसे समझने की कोशिश करने लगे। उस रंगोली को देखकर रक्षित जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो आग्नेय को भी आ रही थी, लेकिन सर्वेंट को देखकर वो धीरे धीरे हंस रहा था। इशिका बोली, आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? रक्षित बोला, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कचरा फैला दिया हो। तुझे तीनों ने ये फीस करी क्यों बनाई है? तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर गुस्से में उन्होंने दोनों के मुंह पर रंग फेंक दिया, जिससे दोनों की हंसी एक पल में गायब हो गई। अब वो तीनों लड़कियां हंस रही थी। आग्नेय और रक्षित ने कलर उठाए और उन पर फेंक दिए। आनंद, जो धनुषी की सर्जरी के बारे में बात करने आया था, वह पांचों को ऐसे देखकर हंसने लगा। उन पांचों ने कलर उठाए और आनंद पर फेंक दिया। अब वो पांचों हंसने लगे। कुछ देर बाद सब एक दूसरे के पीछे कलर लेकर भाग रहे थे। सर्वेंट उन्हें देखकर हंस रहे थे। मीरा जी भी हंसने लगी। वह भागते हुए ऊपर चले गए। आग्नेय धनुषी के पीछे था, रक्षित इशिका के और आनंद शिवी के। आग्नेय ने धनुषी को पकड़कर दीवार से लगा दिया और बोला, तुमने मुझ पर रंग फेंका। धनुषी ने बोली, देखो तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि तुमने भी मुझ पर रंग फेंका है, तो हिसाब बराबर हुआ, इसलिए अब मुझे जाने दो। धनुषी आग्नेय को धक्का देकर रूम में चली गई। आग्नेय उसके पीछे जाते हुए बोला, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बेबी गर्ल। धनुषी बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगी। आग्नेय ने उसे अपने करीब खींचा और उसे एंड्रेस कर उसे किस करने लगा। धनुषी डरते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत बड़े जालिम हो, मुझसे दूर रहो। आग्नेय उसे किस करते हुए बोला, डोंट वरी स्वीट हार्ट, मैं कुछ नहीं करूंगा। इशिका ने रक्षित को बेड पर पटका और उसके ऊपर बैठते हुए बोली, बड़ी हंसी आ रही थी तुम्हें बाहर। रक्षित इशिका को मनाते हुए बोला, मैं कहाँ हंस रहा था, मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें हंसाने के लिए हंस रहा था। इशिका अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुम्हें क्या मैं पागल लगती हूँ? तुम मुझ पर हंस रहे थे जैसे तुम्हें तो बड़ा रंगोली बनाई आती है। रक्षित ने इशिका को एक झटके में नीचे दबा लिया और उसके होठों पर होंठ रख किस करने लगा। कुछ मिनट बाद वो अलग हुआ और बोला, कभी तो मेरी भी चल लेने दिया करो। शिवी धीरे धीरे पीछे हट रही थी और आनंद उसके करीब जा रहा था। वो जाकर दीवार से लग गई। शिवी वहां से जाने लगी, लेकिन आनंद ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। शिवी हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। आनंद उसके करीब होते हुए बोला, भूल जाओ, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आनंद ने अपनी बात खत्म कर शिवी के होठों पर होंठ रख दिए और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। शिवी पहले तो हैरानी से खड़ी रही, फिर वह भी उसका साथ देने लगी। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी मेहमान आने लगे थे। मीरा जी और कैलाश जी सबको वेलकम कर रहे थे। उन्होंने बहुत कम लोगों को ही बुलाया था। शिवी अपने रूम में व्हाइट कलर का गाउन पहने बाहर आए। आनंद, जो उसी के रूम की तरफ आ रहा था, उसने जब शिवी को देखा तो उसे देखता ही रह गया। आनंद को देखते ही शिवी की नजरें भी शर्म से झुक गई। आनंद उसके पास आया और बोला, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आनंद ने ब्लैक कलर का सूट पहना था। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे थे। आनंद ने शिवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगा, क्योंकि पार्टी गार्डन में थी। इशिका बैठी हुई थी और रक्षित तैयार हो रहा था। इशिका ने ग्रीन कलर का गाउन पहना था और रक्षित ने ग्रे कलर का सूट। वो कब से रक्षित को देख रही थी, जिसके नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इशिका बोली, अब बस भी करो, और कितनी बार इन बालों को संवारोगे, तुम जैसे हो वैसे ही लग रहे हो, अब शक्ल तो तुम्हारी बदलने से रही। रक्षित पलटा और बोला, मुझे पता है तुम मुझसे जलती हो, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। लोग तुम्हें देखने की जगह मुझे देखेंगे। इशिका खड़ी हुई और बोली, पहले पार्टी में चलोगे तब तो कोई तुम्हें देखेगा ना। वो दोनों भी बाहर के लिए चल दिए। धनुषी शीशे के सामने बैठी थी। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इरिटेट हो चुकी है। एक लड़की ने उसके बाल बनाए और बोली, हो गया। धनुषी खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब तुम जाओ। आग्नेय अंदर आया। उसने व्हाइट कोट पैंट पहने हुए थे, जिनमें वो बहुत डैशिंग लग रहा था। आग्नेय धनुषी के पास आया और उसे देखने लगा। उसने ब्लू कलर का प्रिंसेस गाउन था, जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आग्नेय उसे देखते हुए बोला, कुछ तो कमी है। धनुषी खुद को शीशे में देखते हुए बोली,
देखो चाहे जो भी कमी हो मैं अब फिर से इस शीशे के सामने नहीं बैठने वाली। आग्नेय क्लोजेट रूम में जाते हुए बोला, तुम 1 मिनट रुको मैं अभी आया। धनुषी वहां खड़ी उसे जाते हुए देखने लगा। कुछ देर बाद वह बाहर आया। उसके हाथ में एक क्राउन था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसने वो क्राउन धनुषी के सिर पर रख दिया और बोला, कब बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। आग्नेय ने धनुषी की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर होंठ रख दिए। जब धनुषी की सांसें उखड़ने लगी तो वह उससे अलग हुआ और बोला, आज रात मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। आग्नेय ने लिपस्टिक उठाई और धनुषी के होठों पर लगाने लगा जो उसने अभी साफ कर दी थी। कुछ देर बाद वह दोनों भी बाहर जाने लगे। पहले शिवी और आनंद आए, उसके पीछे रक्षित और इशिका और सबसे पीछे आग्नेय और धनुषी जो सबसे अलग रहे थे। जिसकी भी नजर धनुषी के क्राउन पर जा रही थी वो बस आंखें और मुंह फाड़े उसे ही देख रहा था। वरुण जी के पार्टी में आते ही इशिका उनके गले लग गई और बोली, पापा चलिए मैं आपको भाई से मिलवाती हूँ। इशिका वरुण जी को आद के पास लेकर गई और बोली, भाई पापा। दोनों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा तो वो दोनों इमोशनल हो गए। कुछ देर एक दूसरे को गौर से देखने के बाद दोनों ने एक दूसरे को सीने से लगा लिया। वरुण जी बोले, कहा था तो पिछले 20 सालों से मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन तेरा तो कुछ पता ही चला। और शालिनी ने भी पता नहीं किस दोस्त के पास तुम दोनों को छोड़कर गई थी। मिसेज कपूर वहां आते हुए बोली, पा छोड़कर गई थी। आई एम सॉरी कि मैं आपके बच्चों का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखा पाई और ना ही आपको लौटा पाई। शायद मैं थोड़ी सेल्फिश हो गई थी। मुझे इन्हें लौटा देना चाहिए था। वरुण जी बोले, कोई बात नहीं, अगर शालिनी ने बच्चों को आपके हवाले किया था तो मतलब वो आप पर भरोसा करती थी। मेरे दोनों बच्चे ठीक है और मेरे सामने है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। धनुषी वहां आए बोली, अंकल बाकी की बातें बाद में, पहले ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। कहीं आप हर बार की तरह अपनी ड्यूटी के चक्कर में भूल तो नहीं गए। वरुण जी हंसने लगे। उन्होंने अपनी पॉकेट है एक गिफ्ट निकाला और बोले। धनुषी वहां आए बोली, अंकल बाकी की बातें बाद में, पहले ये बताइए कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। कहीं आप हर बार की तरह अपनी ड्यूटी के चक्कर में भूल तो नहीं गए। वरुण जी हंसने लगे। उन्होंने अपनी पॉकेट है एक गिफ्ट निकाला और बोले, मैं तुम्हारा गिफ्ट लाना कैसे भूल सकता हूँ, ये लो। धनुषी ने गिफ्ट लिए और वरुण जी के गले लग गई। आग्नेय वहां आया। उसने जब ये देखा तो धनुषी को अपनी तरफ खींच लिया जिसे देखकर सब हंसने लग गए। रक्षित माइक पर बोला, अटेंशन प्लीज, आज मेरी बहन का बर्थडे है तो ये बर्थडे उसके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। अब कोई भी पार्टी बिना डांस के कैसे पूरी हो सकती है, तो म्यूजिक बजाओ, डांस करो। सभी अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लोर पर आ गए। रक्षित, इशिका, शिवी, आनंद और आग्नेय धनुषी भी आ गए। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से सबनम, पी लूं तेरे गिले गिले होठों से सरगम, पी लूं है पीने का मौसम। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैम भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैम भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझसे ही हारा मैंने वारे दो जहां कुर्बान, मेहरबान की मैं तो कुर्बान। सुन ले जरा तेरा कुर्बान होश में रहूं क्यों, आज मैं तो मेरी बाहों में सिमटी है, मुझ में समाई है यूं जिस तरह की कोई हो नदी, तो मेरे सीने में छुपती है सागर, तुम्हारा मैं हूं। लूं तेरी धीमी धीमी लहरों की छम छम, पी लूं तेरी सौंधी सौंधी सांसों को हरदम। पी लूं है पीने का मौसम। एक पेड़ के पीछे छुपा शख्स ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। वो नफरत से बोला, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। इतने ही गिने चुने दिन है, तुम सबके पास कर लो मुझे बहुत जल्द, तुम सबकी जिंदगी बदलने वाली है, तुम सब बहुत जल्द मेरे हाथों की कठपुतली बनने वाले हो। शाम को मिलूं जो मैं तुझे, तू बुरा सुबह ना जाने, क्यों कुछ मान जाती है ये हर लम्हा, हर घड़ी, हर पहर। हाय तेरी यादों से तड़पा के मुझको जलाती है ये। वो जोर से हंसने लगा। उसकी नजर आग्नेय और धनुषी पर टिक गई। उसी वक्त आग्नेय की नजर भी उस तरफ पड़ी लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। पी लूं में धीरे धीरे जलने का ये गम, पी लूं इन गोर गोरे हाथों से हमदम। पी लूं है पीने का मौसम, तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझ पे है हारे मैंने वारे दो जहां, कुर्बान मेहरबान के मेन टू कुर्बान सन। ल जरा तेरा कुर्बान। डांस खत्म होते ही सभी तालियां बजाने लगी। आग्नेय डांस खत्म होते ही उस तरफ चला गया लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। रक्षित और आनंद उसके पास गए और बोले, क्या हुआ?
आग्नेय बोला, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आया था और हमें ही देख रहा था। आनंद ने चारों तरफ और बोला, आया होगा तो चला भी गया होगा। वो तीनों फिर से पार्टी में चले गए थे। मीरा जी ने केक मंगवा लिया था। धनुषी ने आग्नेय के साथ मिलकर केक काटा। कुछ देर बाद सब लोग खाना खाकर रूम में चले गए। धनुषी बोली, सबने मुझे गिफ्ट दिया लेकिन आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। आग्नेय उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट तभी मिलेगा जब तुम कल रात का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर आओगी। धनुषी उसे घूरते हुए बोली, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। आग्नेय उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब जल्दी जाओ और पहनकर आओ। धनुषी क्लोजेट रूम में गई। उसने जैसे ही उस बैग में से ड्रेस निकाली उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि वो रेड कलर की एक रिवीलिंग नाइटी थी। धनुषी बाहर आई और बोली, मैं वो बिल्कुल नहीं पहनूंगी, उससे अच्छा तो मेरा दुपट्टा है। आग्नेय उसे इंटेंशनली देखते हुए बोला, तुम उसे खुद पहनोई या मैं उसे अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊं, बेबी डॉल। धनुषी डरते हुए बोली, नहीं नहीं मैं पहनती हूँ। धनुषी अंदर गई। कुछ देर बाद वो ड्रेस पहनकर बाहर आई। वो सिर उठाकर भी नहीं देख रही थी। आग्नेय उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो खड़ा हुआ और अपने कदम धीरे धीरे धनुषी की तरफ बढ़ाने लगा। धनुषी अपने कदम पीछे ले रही थी। आखिर में जाकर वो दीवार से लग गई। आग्नेय ने उसके दोनों तरफ हाथ रखे और बोला, मेरी तरफ देखो। धनुषी ने आग्नेय की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। आग्नेय ने उसकी चीन ऊपर की और सिडेक्टिव वॉइस में बोला, लुक एट मी स्वीट हार्ट। धनुषी आग्नेय की तरफ देखने के लिए मजबूर हो गई। उसने नजरें उठाकर जैसे ही आग्नेय की आंखों में देखा तो उसने फिर से नजरें झुका ली क्योंकि उसे उसकी आंखों में दीजाएं साफ नजर आ रही थी। आग्नेय ने आगे बढ़कर उसके होठों पर होंठ रख दिए और हगरीली उसे किस करने लगा। धनुषी के हाथ खुद ब खुद उसकी गर्दन पर चले गए। आग्नेय ने बिना किस ब्रेक किए उसे गोद में उठाया और बेड पर ले गया। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े नीचे गिरे हुए थे और उस रूम में सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। रक्षित और इशिका आमने सामने बैठे थे। इशिका अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, लाओ मुझे दे दो। रक्षित ने अपना हाथ पीछे कर लिया और बोला, नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। रक्षित ने पीछे एक टेडी बियर छुपा रखा था। इशिका चिढ़ते हुए बोली, मुझे दे दो, वो मेरा है। रक्षित उस टेडी बियर को देखते हुए बोला, ये बहुत क्यूट है इसलिए मैं नहीं देने वाला। इशिका ने उस टेडी बियर को पकड़ लिया और खींचते हुए बोली, ये मेरा है। रक्षित उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ये तुम्हारा था, अब यह मेरा है। दोनों उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। इस खींचातानी में वो बेचारा फट गया। उसका सिर अब इशिका के हाथ में था और शरीर रक्षित के हाथ में। इशिका को इतना गुस्सा आया कि उसने वो सिर रक्षित के मुंह के ऊपर फेंक कर मारा। रक्षित बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये फट जाएगा, मुझसे मत छिनो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो। इशिका ने उस पर रूम में रखी सारी चीजें फेंक कर मारने लगी और बोली, तुम्हारी ये बातें मेरे कान तक तो नहीं पहुंची, लेकिन जब तुम्हें पता था कि ये फट जाएगा तो मुझे चुपचाप दे देते ना। रक्षित उसके हमलों से बचते हुए बोला, अरे मुझे ये अच्छा लगा, तुम दूसरा ले आती ना, ये मुझे दे देती, और फट भी गया तो क्या हो गया, मैं तुम्हें दूसरा दिला दूंगा। इशिका ने उसे कॉलर से पकड़ा और बोली, तुम्हें पता है मुझे ये कितने मॉल और दुकानों पर घूमने के बाद पसंद आया था और तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये फट गया। रक्षित ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, वो फट गया तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। इशिका अपनी नजरें चुराते हुए बोली, छोड़ो मुझे नींद आ रही है। इशिका ने उसे धक्का दिया और बेड पर जाकर सो गई। रक्षित उसकी इस हरकत से मुस्कुराने लगा। सुबह आग्नेय धनुषी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। उसके चेकअप के लिए आनंद वही इनका वेट कर रहा था। आग्नेय और धनुषी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही आनंद धनुषी को अपने साथ चेकअप के लिए गया। 2 घंटे बाद आनंद और धनुषी आग्नेय के पास आए। धनुषी बाहर बैठकर उनका वेट करने लगी। आनंद और आग्नेय एक केबिन में चले गए। आनंद आग्नेय से बोला, देख यार, इसकी ट्यूमर बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर सर्जरी के टाइम इसे कुछ हो गया तो। आग्नेय उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, मुझे पता है, वो मेरे इजाजत के बगैर मरना तो दूर सांस भी नहीं ले सकती, समझा, तुझे बस उसका ऑपरेशन करना है और उसकी ट्यूमर निकालनी है। धनुषी बैठे बैठे बोर होने लगी, इसलिए वो उठकर इधर उधर टहलने लगी। तभी एक लड़की भागती हुई आई और उसे टकराकर वो बहुत घबराई हुई लग रही थी, उसे कुछ चोट भी आई हुई थी। धनुषी ने उसे खड़ा किया और बोली, आप ठीक तो है ना, ऐसे भाग क्यों रही है, कुछ हुआ है क्या? धनुषी ने जैसे ही उसे लड़की का चेहरा देखा वह हैरान रह गई, क्योंकि वह नैना थी जिसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, जैसे पता नहीं उसे कितने दिनों से कैद करके रखा गया हो और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया हो। धनुषी को देखते ही नैना कुछ ऐसे एक उम्मीद मिल गई। वो उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली,
धनुषी प्लीज मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए आई एम सॉरी, वो सब मेरी गलती थी, प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। धनुषी और नैना के पीछे से कुछ फुटप्रिंट की आवाजें आने लगी। नैना रोने लगी, रोते हुए बोली, धनुषी प्लीज बचा लो, मैं तुम्हारी आगे हाथ जोड़ती हूँ। धनुषी ने उसे एक वार्ड में धकेल दिया और वार्ड का डोर बंद कर दिया। नैना को अंदर भेजते ही वहां कुछ लोग आए, उनमें सबसे आगे एक लड़की थी। धनुषी ने उसे लड़की को पहले भी देखा था। वह लड़की कोई और नहीं सुनैना थी। सुनैना धनुष से बोली, तुमने अभी यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा? वो एक्चुअली पागल है, पागलपने से भाग कर आए है। धनुषी इनोसेंटली बोली, नहीं मैं किसी लड़की को नहीं देखा, मैं तो अभी भी आई हूँ, लेकिन आप लोग उसे या इस हॉस्पिटल में क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर वह पागल है तो और कहीं जाएगी, हॉस्पिटल में थोड़ी आएगा कोई पागल। सुनैना धनुषी को इग्नोर कर वहां से आगे की ओर निकल गई। उसके पीछे सारे बॉडीगार्ड भी नैना को ढूंढने लगे। उनके जाते ही धनुषी नैना के पास वार्ड के अंदर गई। नैना डरी शमी एक कोने में बैठी थी। धनुषी उसके पास गई और बोली, नैना वो लड़की कौन है और तुम इस हालत में कैसे? नैना रोते हुए बोली, वो मेरी बहन है सुनैना शाह। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे बॉयफ्रेंड निखिल का परिवार सड़क पर आ गया। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, शायद इसीलिए उसके दूसरे फेस को पहचान नहीं पाई। मैंने उसे अपने घर बुला लिया। मैं फिर से मुंबई चली गई, वहीं से हमारी पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी। एक दिन अचानक निखिल मेरे सारे कार्ड लेकर मेघालय आ गया। मुझे लगा शायद उसकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मेरा भाई को में चला गया है, इसलिए पापा उसे लेकर पता नहीं कहां चले गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि वह नहीं रहे। यह खबर हमारे लिए बहुत बुरी थी। उनके जाते ही दीदी ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और मुझे अपना गुलाम बना लिया। नैना ने धनुषी की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें पता है एक बार मेरे पास नीरू का मैसेज आया, इसलिए मैं जल्दी से वहां पहुंच गई क्योंकि उसने मुझे कहा था कि निखिल मुझसे मिलना चाहता है। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैं उन दोनों को एक साथ एक बिस्तर पर देखा और इन सब में मेरी दीदी भी शामिल थी। वह तीनों, मैं वही टूट गई। कल वकील घर आया था, उन्होंने कहा कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, बस इसलिए वह मुझे मरना चाहती है। दीदी, निखिल, नीरू तीनों मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। धनुषी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। वो इतना तो समझ गई थी कि यह प्रणव की बहन और मिस्टर शाह की बेटी है, लेकिन धनुषी यह भी जानती थी कि सालों पहले जो हुआ उसमें नैना की कोई गलती नहीं थी। उसे तो इन सब के में पता भी नहीं था। नैना धनुषी के सामने घुटनों के बाल बैठते हुए बोली, प्लीज धनुषी मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। धनुषी ने एक आह भरी और अपने बैग से अपने अपार्टमेंट की चाबी और एक ब्लैक कार्ड निकालकर उसे दिया। ये ब्लैक कार्ड आग्नेय का था, उसने धनुषी को दिया था ताकि वो कभी भी कुछ भी खरीद सके। धनुषी बोली, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह सकती हो, इस कार्ड में कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे और मैं तुम्हारे लिए जब का अरेंजमेंट भी कर दूंगी। नैना खुश हो गई, उसने धनुष उसी को गले से लगा लिया और बोली, तुम बहुत अच्छी हो धनुषी, मैंने तुम्हें समझने में बोलकर दे, मैं ही पागल थी जो उसने निखिल के प्यार में आंधी हो गई थी। धनुषी को नैना का इस तरह गले लगा बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वो हमेशा उसे लड़ती रहती थी। धनुषी उससे दूर हुई और बोली, अब तुम्हें जाना चाहिए, वो लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। नैना ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। धनुषी भी बाहर आए। धनुषी ने बाहर आते ही देखा कि आग्नेय के गार्ड हर तरफ फैले हुए थे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर कार में बैठ गई। इधर हॉस्पिटल में आनंद और आग्नेय धनुषी को हर तरफ ढूंढ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि किसी ने धनुषी को किडनैप कर लिया है। आग्नेय गुस्से में था, वह पूरे हॉस्पिटल में पागलों की तरह भाग रहा था। आग्नेय एक गार्ड से बोला, उसे ढूंढो, मुझे वो किसी भी हाल में सही सलामत चाहिए। दूसरा गार्ड आग्नेय के पास भागता हुआ आया और बोला, सर मैम मिल गई है, लेकिन। आग्नेय गुस्से में बोला, लेकिन क्या? गार्ड ने कार की तरफ इशारा कर दिया। आग्नेय और आनंद दोनों कार की तरफ गए। आग्नेय ने जैसे ही कार का डोर ओपन किया तो उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि धनुषी कानों में ईयरफोन लगाकर मजे से गाने सुनते हुए उन पर झूम रही थी। आग्नेय को देखकर धनुषी ने कानों में से ईयरफोन निकाले और बोली, क्या हुआ? आग्नेय बोला, वॉट आर यू डूइंग हियर? धनुषी मासूमियत से बोली, फन कर रही थी। आनंद हल्के से मुस्कुराते हुए धनुषी से बोला, धनुषी नेक्स्ट टाइम मी टू, और वहां से चला गया। आग्नेय उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बच्ची हो। आग्नेय कार में बैठते हुए बोला, घर चलकर फन करते हैं स्वीट हार्ट। धनुषी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं पहले से थकी हुई हूं। आग्नेय उसे ऐसे देखने लगा जैसे वो कोई बच्ची हो। आग्नेय कार में बैठते हुए बोला, घर चलकर फन करते हैं स्वीट हार्ट। धनुषी विंडो से बाहर देखते हुए बोली, नो थैंक्स, मैं पहले से थकी हुई हूं। आग्नेय कार लेकर घर के लिए निकल गया। आनंद वरुण जी के घर चला गया क्योंकि अब वो वहीं रहता था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे।
शाम हो रही थी। आग्नेय स्टडी रूम में बैठा काम कर रहा था और धनुषी हॉल में सोफे पर सो रही थी। धनुषी के सिर पर बाल नहीं थे क्योंकि वो आग्नेय ने काट दिए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। रक्षित और इशिका ऑफिस से आए। रक्षित ने जैसे ही धनुषी को देखा वो हंसने लगा। हंसी तो इशिका को भी आ रही थी, लेकिन उसकी नींद ना खुल जाए इसलिए वो धीरे धीरे हंस रही थी। वो दोनों इसलिए हंस रहे थे क्योंकि धनुषी बड़े अजीब ढंग से सो रहे थे। दोनों की हंसी की आवाज सुनकर धनुषी की नींद खुल गई। वह बोली, तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? रक्षित हंसते हुए बोला, क्योंकि तुम एक फ्रॉग की तरह सोती हो। धनुषी ने पहले तो वो कहा, लेकिन जैसे ही उसे रक्षित की बात समझ आई वो गुस्से से खड़ी हुई और बोली, भाई आपने मुझे मेढक कहा, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इशिका अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। धनुषी ऊपर जाते हुए बोली, मैं आप दोनों की शिकायत उस पागल राक्षस से करूंगी। धनुषी स्टडी रूम में गई और आग्नेय के आगे जाकर खड़ी हो गई। आग्नेय के सिर पर भी बाल नहीं थे, लेकिन वह भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आग्नेय लैपटॉप में देखते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए बेबी गर्ल? धनुषी ने अपनी कमर पर हाथ रखा और बोली, क्या मैं प्रिटी हूं? आग्नेय बिना उसकी तरफ देखे बोला, नो थैंक यू। सो बोलते हुए वह रुक गई और नाराजगी से बोली, एक्सक्यूज मी। आग्नेय ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ? धनुषी अपना मुंह फेरते हुए बोली, क्या हुआ? तुमने मुझे अभी अगली कहा। आग्नेय सफाई देते हुए बोला, नहीं मैंने तुम्हें अगली नहीं कहा। धनुषी ने उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन तुमने अभी कहा कि मैं प्रिटी नहीं हूं। आग्नेय बोला, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अगली हो। वैसे तुम ये सवाल पूछ क्यों रही हो? धनुषी उदासी से बोली, रक्षित भाई ने कहा कि जब मैं सोती हूं तो एक फ्रॉक की तरह लगती हूं। आग्नेय उसकी बात सुनकर हंसने लगा। धनुषी चिढ़ते हुए बोली, हंसना बंद करो, ये इतना भी फनी नहीं। आग्नेय और जोर से हंसने लगा। धनुषी अपने पैर पटकते हुए बोली, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। धनुषी वहां से चली गई। आग्नेय हंसी रोकते हुए उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और बोला, फाइन फाइन, मैं मजाक कर रहा था, तुम प्रिटी हो। आग्नेय ने उसके गाल पर किस कर दिया जिससे उसके गाल लाल हो गए। आग्नेय ने उसकी गर्दन में हाथ डाला और उसके होठों पर होंठ रख दिए। इशिका रक्षित से बोली, तुमने उसे नाराज कर दिया, अब क्या करोगे? रक्षित अपना कोट निकालते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगा। रात के 9 बज रहे थे। आग्नेय ऑनलाइन कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था जो बहुत जरूरी थी। धनुषी रूम में अकेली बैठी बोर हो रही थी। उसे एक शरारत सूझी। वो स्टडी रूम में गई और आग्नेय को देखते हुए सिडेक्टिव टोन में बोली, हब्बी। आग्नेय उसे देखने लगा। धनुषी उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। लैपटॉप पर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही थी जो लगातार आग्नेय का नाम पुकार रहे थे। आग्नेय धनुषी को देखते हुए बोला, हैव पेशेंस स्वीट हार्ट, आई प्रॉमिस टू मेक यू स्क्रीम दैट द नेम होल नाइट। धनुषी डर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए बोली, ये किया तूने? धनुषी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ये तुझे पूरी रात नहीं छोड़ने वाला। धनुषी जल्दी से वहां से भाग गई और रूम को अंदर से लॉक कर लिया। 1 घंटे बाद आग्नेय की मीटिंग खत्म हुई। वह खड़ा हुआ और रूम की तरफ चला गया। जब वो उसे खोलने लगा तो रूम अंदर से लॉक था। वहीं धनुषी ने अपने मुंह तक कंबल ओढ़ रखी थी। अपने सिर पर मारते हुए बोली, और जाकर बोल उसे, हब्बी, वो एक पागल राक्षस है, अब पता नहीं मैं कैसे बचूंगी। आग्नेय दूसरे रूम में गया। वहां से रूम की डुप्लीकेट की लेकर आया और डोर ओपन कर दिया। धनुषी ने कंबल को कसकर पकड़ लिया। आग्नेय अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, बेबी डॉल, तुम्हें क्या लगा अगर तुम रूम बंद कर दोगी तो क्या मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा? तुम्हारे पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आखिर मैंने तुम्हें प्रोमिस किया है। आग्नेय ने एक झटके से धनुषी के ऊपर से कंबल खींच ली। धनुषी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आग्नेय उसके ऊपर झुकते हुए बोला, एक बार फिर से बोलो। धनुषी कोई जवाब नहीं दे रही थी। आग्नेय ने उसके होंठों पर बाइट कर ली। धनुषी की चीख निकल गई। आग्नेय ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके ऊपर आते हुए बोला, मुझे अब पूरी रात तुम्हारे मुंह में हब्बी सुनना है। आग्नेय ने उसे किस करना शुरू कर दिया। वहीं उस रूम में सांसों के साथ हब्बी शब्द गूंज रहा था और अगर धनुषी नहीं बोलती तो आग्नेय उसे बाइट कर लेता। आधी रात हो गई थी। धनुषी बुरी तरह थक चुकी थी। वह थकी हुई आवाज में बोली, हब्बी, आई कांट टेक इट एनीमोर। आग्नेय उसे किस करते हुए बोला, आई डोंट केयर योर लेग्स आर सिंकिंग, आई एम नॉट डन येट। ये सब तुम्हें मुझे सिड्यूस करने से पहले सोचना चाहिए था। धनुषी कुछ बोलती उससे पहले ही आग्नेय ने उसके होंठों को बंद कर दिया और उसे किस करने लगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह आग्नेय की बाहों में सोई हुई थी। आग्नेय उसके होठों पर छोटी सी किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी डॉल। धनुषी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। आग्नेय उसकी आंखों पर किस करते हुए बोला, कॉल भी हब्बी।
धनुषी झुंझलाहट से बोली, यू नो वाइट, मुझे हब्बी शब्द से नफरत हो गई है, मेरी ही गलती थी कि मैं तुम्हारे पास चली गई। धनुषी खड़ी हुई और बाथरूम में चली गई। आग्नेय खुद से बोला, अब मना उसे जैसे नाराज किया है। आग्नेय खड़ा हुआ और बाथरूम में चला गया। उसे बाथरूम में देख धनुषी उस पर पानी फेंकते हुए बोली, गेट आउट। आग्नेय ने धनुषी को गले से लगा लिया और बोला, अच्छा आई एम सॉरी, आगे से नहीं करूंगा। धनुषी मान गई। आग्नेय तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। रक्षित धनुषी के पास आया और उसे एक बुक देते हुए बोला, कल के लिए आई एम सॉरी। धनुषी उस बुक को चारों तरफ से देखते हुए बोली, हाँ ठीक भाई, आपको भी माफ किया। रक्षित हैरानी से बोला, मुझे भी? तुमने और किसे माफ किया है? धनुषी मुंह बनाते हुए बोली, और किसे? उस पागल राक्षस को। रक्षित एक अजीब सी स्माइल के साथ वहां से जाते हुए बोला, उसने किसी को सॉरी बोला? ये न्यूज तो पूरे वर्ल्ड में चलानी चाहिए। द ग्रेट आग्नेय आर्यन ने किसी को सॉरी बोला। रक्षित हंसते हुए वहां से चला गया। धनुषी भी वहां हॉल में गई और वो बुक पढ़ने लगी। शिवी कॉलेज के लिए निकल गई। बाहर आनंद उसका वेट कर रहा था, उसने उसे कॉलेज ड्रॉप कर दिया। शाम को आग्नेय और रक्षित लगभग एक साथ ही घर आए थे। धनुषी अभी भी वही बैठी वो बुक पढ़ रही थी। उसने जैसे ही आग्नेय को देखा तो बोली, राक्षस, क्या तुम मुझे उठाकर बेडरूम में ले चलोगे? आग्नेय उसे शरारत से बोला, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? क्या तुम्हारे पैर नहीं है? आग्नेय को लग रहा था कि रात की वजह से अभी भी उसके पैर दर्द कर रहे हैं। धनुषी अपने पैर पर हाथ रखते हुए बोली, वो मैं यहाँ सुबह से बैठी बुक पढ़ रही हूं ना, तो पैर दर्द करने लगे। आग्नेय क्यूरोसिटी से बोला, कौन सी बुक? धनुषी बुक का कवर दिखाते हुए बोली, एक नया हैंडसम बॉयफ्रेंड बनाने के 100 तरीके। आग्नेय गुस्से से बोला, हु द हेल गेव यू दिस नॉनसेंस बुक? धनुषी रक्षित की तरफ देखते हुए बोली, रक्षित भाई ने। रक्षित अपनी आंखें मटकाते हुए आग्नेय से बोला, आई लव टू गिव एडवाइस। आग्नेय रक्षित के ऊपर अपने हाथ में पकड़ा बैग फेंकते हुए बोला, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रक्षित वहां से बाहर भाग गया और बोला, मैं तेरे हाथ आऊंगा तब तो छोड़ेगा ना। आग्नेय धनुषी के पास गया और बोला, पहले मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा इतना हैंडसम पति है और फिर भी तुम पूरे दिन बैठी बैठी ये बुक पढ़ रही हो। धनुषी एक झटके से उठ गई और सोफे के दूसरे साइड जाकर खड़ी होते हुए बोली, देखो तुम हर बार मुझे पर चिल्ला नहीं सकते, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती भाई की है। उन्होंने क्यों मुझे ये बुक दी? अगर कुछ कहना ही है तो जाकर उनसे कहो। आग्नेय उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। धनुषी आगे थी और आग्नेय उसके पीछे। धनुषी उसके ऊपर पिलो फेंक रही थी और भाग रही थी। तभी उसका पैर कॉफी टेबल से टकराया और वह गिरने लगी, लेकिन आग्नेय ने उसे थाम लिया। उसने उसे काउच पर बैठाया और उसका पैर देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसने कहा था भागने के लिए? धनुषी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आग्नेय उसे रूम में ले गया और बोला, अब चुपचाप आराम करो। कुछ देर बाद आग्नेय, आनंद और रक्षित स्टडी रूम में बैठे थे। आग्नेय बोला, धनुषी की सर्जरी परसों है, हमें जल्द से जल्द उस आखिरी इंसान को ढूंढना होगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। आनंद बोला, मुझे सर्जरी के तुरंत बाद दुबई के लिए निकलना होगा, वहां कंपनी में कुछ गड़बड़ चल रही है, हालात बहुत खराब है। रक्षित बोला, वो आखिरी कोड मैं ढूंढ निकालूंगा, बस इस बार कोई अपना ना हो। कम से कम एक बार तो हम गलत साबित हो जाए। आग्नेय गर्दन हिलाते हुए बोला, नहीं, वो कोई अपना ही है, वो जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। धनुषी, इशिका और शिवी एक साथ बैठी थी। धनुषी शिवी को छेड़ते हुए बोली, वैसे ये बता तो आनंद से शादी कब करने वाली है? शिवी शर्माते हुए बोली, क्या भाभी आप भी ना? अभी तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी है, उसके बाद करेंगे। इशिका बोली, मतलब उसके बाद तुम मेरी भाभी बन जाओगी और मैं तुम्हारी, और हम दोनों एक दूसरे की नंद भी रहेगी, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? धनुषी हंसते हुए बोली, इसका जवाब इतने सालों में किसी को नहीं मिला, तो तुझे क्या लगता है तुझे मिल जाएगा? शिवी बोली, जब मैं यहाँ रहूंगी तो आप मेरी भाभी और मैं आपकी नंद, और जब आप वहां होगी तो मैं आपकी भाभी और आप मेरी नंद। इशिका बोली, हाँ ये सही है। नेक्स्ट मॉर्निंग आज सब घर पर ही थे और धनुषी को घेर कर बैठे थे, क्योंकि कल धनुषी की सर्जरी थी। आग्नेय दूर से उसे देख रहा था। रक्षित उसके पास आया और बोला, उसे कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है। आग्नेय धनुषी को देखते हुए ही बोला, जानता हूं, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आनंद वहां आया और बोला, सर्जरी रात को ही करनी पड़ेगी और उसके बाद रातों रात मुझे निकलना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई जानबूझकर ये सब कर रहा है। आग्नेय ने धनुषी की तरफ देखा और बोला, ठीक, मैं उसे इसके लिए तैयार करता हूं। आग्नेय नीचे चला गया। आनंद और रक्षित हॉस्पिटल के लिए चले गए। रक्षित अपना लैपटॉप साथ लेकर गया था। आग्नेय धनुषी को रूम में लेकर गया और बोला,
तुम जानती हो कि तुम मेरा जुनून हो और मेरी मर्जी के बगैर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। धनुषी बोली, मैं जानती, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो? वैसे भी मैं मरने ही वाली थी, अगर सर्जरी करवा लेती हूँ तो शायद बच जाऊं। आग्नेय ने उसे गले से लगा लिया और बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आग्नेय ने धनुषी के फोरहेड पर किस किया और बोला, तुम्हारी सर्जरी आज ही होगी। धनुषी ने बस हाँ में सिर हिला दिया। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन पहले से कम, क्योंकि पहले उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, वो था मौत, लेकिन अब दो है, जिंदगी और मौत। कुछ देर में सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। मीरा जी घर पर ही थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके पास वरुण जी रुकने वाले थे। धनुषी ने कपड़े चेंज किए और औरती में जाने लगी। जाने से पहले वो सबके गले लगी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो इन सबसे कब मिलेगी। सबकी आंखों में आंसू थे। रक्षित बोला, तू मेरी बहन है, तुझे कुछ नहीं होगा, मुझसे दोबारा मेरी बहन नहीं छीन सकती। शिवी बोली, भाभी भाई ने बड़ी मुश्किल से आपसे शादी की है, इसलिए आपको वापस आना ही होगा। इशिका बोली, देख मेरी एक ही दोस्त है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। आनंद बोला, डोंट वरी, तुम्हारा डॉक्टर मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आग्नेय बस उसे देख रहा था। धनुषी आग्नेय के सामने आकर हो गई, उसने उसे करीब किया और उसके होठों पर होंठ रख दिए। वह उसे एक प्यार भरी किस कर रहा था। सबने उन दोनों से नजरें हटा ली। कुछ देर बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग हुए। आग्नेय बोला, हम फिर से मिलेंगे। धनुषी ने सिर हिलाया और आनंद के साथ औरती में चली गई। उनके अंदर जाते ही लाइट ऑन हो गई। रक्षित फिर से अपने लैपटॉप में लग गया। इशिका चिढ़ते हुए बोली, अंदर धनुषी का ऑपरेशन चल रहा है और तुम्हें अभी भी काम की पड़ी है। रक्षित सीरियस वॉइस में बोला, काम नहीं कर रहा हूं, हमारे दुश्मन की शक्ल देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको उसने सालों से छुपा रखा है, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं उसके चेहरे से पर्दा हटाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। रक्षित सीरियस वॉइस में बोला, काम नहीं कर रहा हूं, हमारे दुश्मन की शक्ल देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको उसने सालों से छुपा रखा है, लेकिन आज नहीं, आज तो मैं उसके चेहरे से पर्दा हटाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। कुछ देर बाद रक्षित बोला, पासवर्ड मिल गया। आग्नेय जल्दी से आया और बोला, कौन है? रक्षित हैरानी से बोला, मामा जी। वो चारों हैरान थे, लेकिन आग्नेय को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आग्नेय का फोन बजा। फोन पर मामा जी नाम फ्लैश हो रहा था। आग्नेय ने फोन उठाया और बिना किसी भाव के बोला, हेलो। कैलाश जी एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोले, कैसे हो भांजे? अभी तक तो अच्छे ही होंगे, लेकिन अब नहीं रहोगे क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे निशाने पर है। आग्नेय की पकड़ अपने फोन पर कस गई। वो बोला, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगा। कैलाश जी बोले, अगर अपनी माँ को बचाना चाहता है तो जल्दी से आजा, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। आग्नेय शिवी और इशिका से बोला, मैं और रक्षित आते हैं, तब तक तुम दोनों यही रहना। इशिका बोली, आप जाइए, यहाँ की फिक्र मत कीजिए। आग्नेय और रक्षित वहां से निकल गए। विला को कैलाश जी के लोगों ने घेर रखा था। आग्नेय के हर गार्ड पर गन तनी हुई थी। अंदर कैलाश जी एक काउच पर बैठे थे। मीरा जी और वरुण जी सामने खड़े हुए थे। मीरा जी रो रही थी, वहीं वरुण जी कैलाश जी को गुस्से से घूर रहे थे। कैलाश जी वरुण जी से बोले, तुझे पता है तेरी बीवी को मैंने ही मारा था, क्योंकि वो अर्णव को मारते हुए का वीडियो बना रही थी। छुपकर मैंने उसे देख लिया और मार दिया, लेकिन उसके पास वो वीडियो मिला ही नहीं। उसके बाद मुझे पता चला कि उस ड्राइवर को उसने दे दिया और उस ड्राइवर ने आरोही को। वरुण जी अब और गुस्से में थे। उनका मन कर रहा था कि वो अभी कैलाश को गोली मार दे, लेकिन वो मीरा जी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। मीरा जी बोली, आरोही कहाँ है? कैलाश जी हंसते हुए बोले, उसे तो मैंने मार दिया, लेकिन उसने मरने से पहले वो चिप पता नहीं कहाँ छुपा दी और उसने मेरे नाम कुछ भी नहीं किया। मैंने उससे कहा कि मैं तेरा पति हूँ, लेकिन वो मानी ही नहीं। उसने सब कुछ उस धनुषी के नाम कर दिया, पता नहीं उसे कहाँ से उठाकर लाई थी। मीरा जी हैरानी से बोली, आरोही की शादी तो संजय से हुई थी ना, तो फिर तुम उसके पति कैसे हुए? कैलाश जी के होठों पर एक शातिर स्माइल आ गई। वह बोले, लगता है मेरी प्यारी बहना भूल गई कि मुझे लोगों को हिप्नोटाइज करना आता है। उसके बाद वो मेरे गुलाम। मैंने यही उस आरोही के साथ किया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने उससे पहले कहा था कि मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो मानी नहीं, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली और उसकी जिंदगी नर्क बना दी। उसे मरते वक्त भी नहीं पता था कि उसका पति मैं हूं या वो संजय। मीरा जी आगे बढ़ी और कैलाश जी को थप्पड़ मारते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, वरना मैं पापा को कभी नहीं कहती कि वो तुम्हें गोद ले। तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें मिला क्या ये सब करके? कैलाश जी गुस्से में खड़े हुए और मीरा जी को दो थप्पड़ लगाते हुए बोले, मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया तुम लोगों ने, और तुम्हारे उस बाप ने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मुझे क्या मिला? बस एक छोटी सी पोस्ट।
इसलिए मैंने सोच लिया कि उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। मीरा जी रोते हुए बोली, लेकिन बाद में उन्होंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर तो दिया था, वह तो बस तुम्हारी काबिलियत देखना चाहते थे। कैलाश जी फिर से बैठते हुए बोले, उस बुढ़े ने मुझे हर जगह बेइज्जती किया, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तभी बाहर एक कार आकर रुकी जिसमें से आग्नेय और रक्षित बाहर निकले। वो दोनों भागते हुए अंदर गए, लेकिन एक गार्ड ने उन्हें बीच में रोककर उनकी गन ले ली। दोनों के अंदर आते ही कैलाश जी बोले, आ भांजे आ। आग्नेय दांत पिसते हुए बोला, कैलाश मामा नहीं कंश मामा है, तूने अपनी ही बहन का घर उजाड़ दिया, शर्म आनी चाहिए तुझे। कैलाश जी खड़े हुए और बोले, नहीं आती मुझे शर्म, और मैं क्यों करूं शर्म, ये कौन सी मेरी सगी बहन है। कैलाश जी ने मीरान जी के फोरहेड पर गन रखा दी और बोला, अब तू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करेगा। तेरे बाप से तो कुछ ले नहीं पाया, तो अब तू मुझे देगा। आग्नेय के होठों पर अजीब सी स्माइल आ गई, वह बोला, मैं भी तुझे कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कैलाश जी आग्नेय की तरफ बढ़ते हुए बोले, ये सब कुछ तेरा नहीं तो किसका है, तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। आग्नेय अपने कंधे उचकाते हुए बोला, तुम्हें बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, वो तो तू पहले से है, और रही बात मेरी दौलत की, तो वो तो मैंने अपने और धनुषी के होने वाले बच्चे के नाम कर दी। अब पता नहीं कब बच्चा होगा, अब तुझे सब कुछ मिलेगा, शायद तब तक तू मर भी जाए। कैलाश जी रक्षित से बोले, और तेरी, तू तो मुझे अपना सब कुछ दे सकता है ना। रक्षित हंसते हुए बोला, मैंने भी अपना सब कुछ अपने बच्चे और मेरी दोनों बहनों के होने वाले बच्चों के नाम कर दिए, जब तक वो तीनों साथ सिग्नेचर नहीं करेंगे तेरा कुछ नहीं होगा। कैलाश जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने गुस्से में मीरा जी पर गोली चला दी, लेकिन वरुण जी बीच में आ गए और गोली उनकी चेस्ट पर जा लगी। आग्नेय और रक्षित उनकी तरफ दौड़ पड़े। वरुण जी आग्नेय और रक्षित से बोले, इसे छोड़ना मत। इतना बोलते ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। रक्षित की आंखें नम हो गई, वहीं मीरा जी रोने लगी। आग्नेय गुस्से में खड़ा हुआ और कैलाश जी की गर्दन पकड़ ली और बोला, आज तेरा खेल खत्म मामा। कैलाश जी पहले तो डर गए क्योंकि आग्नेय बहुत गुस्से में था। कैलाश अपने डर पर काबू पाते हुए बोला, सुना तेरी वाइफ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, वहां पर तेरा दोस्त, तेरी बहन और इसकी वाइफ भी है। क्या हो अगर वो हॉस्पिटल ही ब्लास्ट हो जाए। आग्नेय की पकड़ कैलाश जी की गर्दन पर धीमी पड़ गई। कुछ देर बाद वो सब लोग छत पर थे। कैलाश जी ने मीरा जी को बांध रखा था और रस्सी के सहारे नीचे लटका रखा था। कैलाश जी रक्षित और आग्नेय से बोले, घुटनों पर आओ। दोनों ने मीरा जी की तरफ देखा जो इस वक्त बेहोश थी और घुटनों पर आ गए। कैलाश जी के आदमी उन्हें मारने लगे। वो दोनों चुपचाप बैठे मार खा रहे थे। कैलाश जी बैठकर आराम से सब कुछ देख रहे थे। आग्नेय बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मुझे अभी मार दे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बचा तो तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। कैलाश जी खड़े हुए एक आदमी के हाथ से डंडा लिया और आग्नेय के सिर पर मारते हुए बोले, तू मुझे मारेगा? अरे अगर तुम सबको मैंने अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया ना तो मेरा नाम भी कैलाश नहीं। हॉस्पिटल में धनुषी की सर्जरी हो चुकी थी। आनंद बाहर आया और शिवी से बोला, आग्नेय और रक्षित कहाँ चले गए इस टाइम। शिवी घबराते हुए बोली, उन्हें पता चल गया कि वो आखिरी इंसान और कोई नहीं बल्कि मामाजी है और उन्होंने मां को कैद कर रखा है, इसलिए वो दोनों वहां चले गए। इशिका बोली, पापा भी वही थे। आनंद ऑपरेशन के कपड़े उतारते हुए बोला, मैं भी वहां जाता हूं, तुम दोनों धनुषी का ध्यान रखना। आनंद वहां से निकल गया। उसके जाते शिवी और इशिका के पीछे दो आदमी आए। उन दोनों ने शिवी और इशिका के मुंह पर रुमाल रख दिया। कुछ देर झटपटाने के बाद वो दोनों शांत हो गई। उन दोनों को उठाकर वहां से कुछ लोग ले गए। बाकी के लोग ओरती में चले गए जहां धनुषी बेहोश लेटी हुई थी। मीरा जी को जैसे ही होश आया वो खुद को इस तरह लटका देखकर डर गई, क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता था। उन्होंने आग्नेय और रक्षित को देखा जो खून से लथपथ थे। आग्नेय के सिर से बुरी तरह खून बह रहा था, उसकी तो आंखें भी भारी होने लगी थी। उसने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। मीरा जी कैलाश से बोली, तुझे मुझसे नफरत है तो मुझे मार, मेरे बच्चों को क्यों मारा रहा है। कैलाश जी बोले, हाँ तूने सही कहा, अब तू मेरे किसी काम की नहीं, इसलिए मैं तुझे मार ही देता हूँ। उन्होंने एक आदमी को रस्सी छोड़ने को कहा, उसने रस्सी छोड़ दी। आग्नेय उस तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कैलाश जी उसके दोनों पैरों खींचकर मारा जिससे वो वहीं गिर गया। लेकिन तब तक रक्षित ने रस्सी पकड़ ली और मीरा जी गिरते गिरते बची। रक्षित ने उन्हें फिर से ऊपर खींच लिया। कैलाश जी ने गन निकाली और रक्षित के हाथ पर गोली मार दी, जिससे वो रस्सी फिर से छूट गई और मीरा जी नीचे गिर गई। आग्नेय और रक्षित एक साथ चिल्लाए, माँ, आंटी। मीरा जी मर चुकी थी। कैलाश जी हंसने लगे। आग्नेय गुस्से में खड़ा हुआ और कैलाश जी के हाथ से गन छीनकर उन पर ही तान दी। उसकी आंखें आंसू और गुस्से की वजह लाल हो रखी थी।
कैलाश जी पीछे हटते हुए बोले, आग्नेय ऐसी गलती भूलकर भी मत करना, तुम्हारी बहनें और तुम्हारी बीवी मेरे लोगों के पास है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वह तीनों भी जिंदा नहीं बचेंगी। आग्नेय नफरत से बोल, तूने मेरे माँ बाप को मार डाला, अब अगर जिंदा रहना है तो मुझे भी मार डाल, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा कसम से तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आग्नेय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गन कैलाश जी की तरफ कर दी। कैलाश जी ने जल्दी से गन छीन ली और आग्नेय पर चला दी। आनंद जब वहां पहुंचा तो हर तरफ लाशों का ढेर बिछा हुआ था। उसकी नजर मीरा जी पर गई जिनके सिर से खून निकल रहा था। आनंद जैसे ही कर से निकला वैसे ही वो पूरा विला ब्लास्ट हो गया। आनंद उछलते हुए दूर जा गिरा और उस जलते हुए विला को देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके सिर पर डंडा मारा जिससे वो भी वही गिर गया। 6 महीने बाद कहानी वही पहुंच चुकी थी जहां से वो शुरू हुई थी। दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, अब देखना ये था इस बार इनकी मुलाकात कैसे होती है। आर्यन मैंशन। सभी लोग आर्यन मैंशन में रहने लगे थे। रात का समय था। शिवी अपने रूम में बाल बना रही थी। आनंद अंदर आया और बोला, मामा जी कहाँ है? शिवी पीछे पलटी और बोली, मुझे नहीं पता, शायद कहीं गए होंगे, आ जाएंगे वो। आनंद ने शिवी को गले लगा लिया और बोला, हाँ लेकिन हम कहीं जा रहे हैं। शिवी हैरानी से बोली, कहा? आनंद ने उसे ऐसा ड्रेस दी और बोला, डिनर डेट पर। दोनों की शादी हो चुकी थी। शिवी ने ड्रेस ली और तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद वो आई और दोनों वहां से निकल गए। इशिका अपने रूम में बैठी कुछ सोच रही थी। रक्षित उसके पास आया और बोला, क्या सोच रही हो? इशिका बोली, यही सोच रही हूं कि हम सब में से किसी को कुछ भी याद नहीं, सिवाय मामाजी के। ऐसा क्या हुआ था कि हम सब कुछ भूल गए? रक्षित बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो हमसे झूठ थोड़ी कहेंगे। तुमने देखा था ना कि जब आग्नेय 2 महीने तक कोमा में था तो वहीं उसका ख्याल रखते थे, और उन्होंने हमें भी तो संभाला था ना जब हमें कुछ याद नहीं था। सबको उतना ही पता था जितना कैलाश जी ने सबको बताया था, उसके अलावा उन्हें कुछ याद नहीं। कैलाश जी ही अब इनके लिए सब कुछ बन चुके थे। वो जो कहते ये सब करते। कैलाश जी ने सही कहा था, सब उनकी उंगली पर नाच रहे थे। आग्नेय छत पर बैठा था। उसके हाथ में गिटार था। वो बिना किसी भाव के चांद को देख रहा था। उसने गिटार बजाना शुरू किया और गाना गाने लगा। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, बस एक दफा मुड़ के देखो आए यार जरा हमको। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। लो मान लिया देखा ही नहीं तेरे कांधे का वो तिल। लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल। छाँव में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें। लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। जाओ ले जाओ नींद मेरी उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम, जीना हमको आता ही नहीं। तेरी सांसों के सिवा मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। लो मान लिया हमन परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको। आग्नेय को नहीं पता था कि उसने ये गाना क्यों गाया। उसे अपनी लाइफ में एक कमी सी महसूस होती थी हर वक्त। कमी किस चीज, जवाब उसके पास नहीं था। आग्नेय जब से कोमा से बाहर आया था उसने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसका गुस्सा भी बिल्कुल किसी पागल हाथी की तरह हो गया था। उसे बात बात पर गुस्सा आने लगता। कैलाश जी उससे कहा था कि उसके माँ बाप को किसी ने मार डाला, वो उसको जानते हैं और अब उसे उसका बदला लेना है। आग्नेय का फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बोलिए मामा जी। कैलाश जी एक होटल में किसी लड़की के साथ थे। वह बोले, आग्नेय तुम्हें मुंबई जाना होगा, तुम्हारा गुनहगार तुम्हें वहीं मिलेगा, उसकी बेटी से शादी कर और उन्हें मार डाल। आग्नेय ने हम कहकर फोन काट दिया और गिटार को तोड़ दिया। वो सीधा रूम में गया और तैयार होकर जाने लगा। रास्ते में उसे रक्षित मिल गया और बोला, कहाँ जा रहा है तू? आग्नेय उसके बगल से निकलते हुए बोला, अपना बदला लेने। रक्षित बोला, मैं भी चलूंगा। आग्नेय ने कुछ नहीं कहा। रक्षित उसके पीछे चला गया। कुछ देर वो चोपर के सामने थे। दोनों बैठे और मुंबई के लिए निकल गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।